नमस्ते मित्रों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पर्यावरण विधि का भाग 2। भाग 1 आप पहले देख चुके हैं और आज है भाग 2। यह भी मुख्यतः एलएलबी स्टूडेंट की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन अन्य विद्यार्थी भी अगर इसका लाभ उठाए तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी ये। नहीं है, मैं हूँ भरत कुमार जाजड़ा। भाग 1 आपके सामने पहले ला चुका हूँ और आज आपके सामने भाग 2 प्रस्तुत कर रहा हूँ और आने वाले समय में इसके आगे के भाग जो है आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ। पर्यावरण विधि के विषय में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं इसके विधिक नियंत्रण और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंदर पर्यावरण के अध्ययन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय परंपरा जो है वहाँ क्या स्थिति है। भारत के अंदर पर्यावरण को एक धर्म की तरह माना गया है। भारत के अंदर हर जगह वृक्ष की जो है मान सम्मान की बात लिखी गई है। भारतीय पर्यावरण के अंदर प्रकृति का कहीं भी दोहन का जिक्र नहीं है और यही कारण है कि जब तक अंग्रेजों का गुलाम नहीं था भारत, तब तक भारत के अंदर पर्यावरण की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी। कहीं भी किसी भी रूप के अंदर हमें यह देखने को नहीं मिलता था कि पर्यावरण संबंधी किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है। और भारत में अगर प्राचीन काल में बात की जाए, मौर्य काल में, गुप्त काल के अंदर, तो हम देखते हैं कि कई तरह के कानून बने हुए थे जिसमें सार्वजनिक वृक्षों के फलों को तोड़ना मना होता था, छायादार वृक्ष जो होते थे उनको काटना मना होता था और अलग-अलग तरह के उनके दंड की व्यवस्था की गई थी कि अगर किसी ने वृक्ष काट दिया, हरा वृक्ष था तो उसके लिए अलग दंड की व्यवस्था है, सूखा वृक्ष था तो उसके लिए अलग दंड की व्यवस्था है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि दंड की व्यवस्था थी अगर आपने हरे वृक्ष के अंदर किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान उत्पन्न किया। तो ये जो स्थिति थी काफ़ी संतोषजनक स्थिति कही जा सकती है। इसी तरह से अगर आगे देखें मुगल काल में भी, तो मुगल काल में भी पर्यावरण की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, थोड़ा फ़र्क आया, लेकिन अधिक फ़र्क नहीं आया। मुगल काल में भी कहा जाता है कि मुगल जो है जिसमें हम कह सकते हैं मुगल परिवार सभी आगरा के किले के अंदर रहा करते थे। जब आगरा के किले में रहते थे, तो कहा जाता है कि ये यमुना का पानी पिया करते थे और यमुना का पानी इतना साफ और स्वच्छ होता था कि उसके ऊपर कई कविताएँ लिखी गई हैं। इसी तरह से गंगा का पानी उस समय तक काफ़ी साफ और स्वच्छ था, उसके ऊपर भी कई सारी कविताएँ लिखी हुई मिल जाएगी, कई सारी शेरो-शायरियाँ मिल जाएगी, जो कि मुगल काल की है, जो बताती है कि गंगा और यमुना का पानी कितना साफ था। ना सिर्फ गंगा और यमुना बल्कि पीने के सारे पानी जो है, बहुत ही साफ-सफाई के साथ रखे जाते थे और हर कोई व्यक्ति उनका ध्यान रखा करता था। कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी तरह का परिवर्तन नज़र नहीं आता था। सभी व्यक्ति जो था जल को एक देवता की तरह मानते थे और उसकी साफ-सफाई का ज़िम्मा स्वयं लेते थे। वो ये मानते थे कि पानी की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे गाँव की है, पूरे जगत की है, पूरी दुनिया की है, सब जगह ये व्यवस्था रखी गई। उसके बाद ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल के अंदर ही सबसे अधिक परिवर्तन देखने को मिला। ब्रिटिश काल में प्रकृति का सर्वाधिक दोहन देखने को मिला और अंग्रेज जो है सन 1806 के अंदर वनों के ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं और यहीं से ही सारी समस्याएं शुरू होती है। ब्रिटिश काल के अंदर कई सारे कानून बने जो जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण इनको नियंत्रित करते थे। इन कानूनों की सूची लंबी चौड़ी है, लेकिन कुछ मुख्यतः कानूनों को मैं आपको उल्लेख करना चाहूँगा, जो वीडियो के ऊपर लिखे हुए भी हैं। आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। द शोर न्यूसेंस बॉम्बे और कोलबा अधिनियम 1853, ओरिएंट गैस कंपनी अधिनियम 1857, भारतीय दंड संहिता 1860, द सराय अधिनियम 1867, द नॉर्थ इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873, द ऑब्स्ट्रक्शन
इन फेवरेज एक्ट 1873, द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1862, द इंडियन फिशरीज एक्ट 1897, बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट 1905, विस्फोटक अधिनियम 1908, द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, द इंडियन स्टीम वेसल अधिनियम 1912, द पॉइजन अधिनियम 1919, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और इसके अलावा बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी लॉज थे जो लागू थे और ये सभी पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। पहली नजर में जब ये देखते हैं तो लगता है कि अंग्रेज बड़े ही जागरूक थे और पर्यावरण के बारे में काफी कुछ किया, लेकिन स्थिति इसकी विपरीत थी। प्रकृति का दोहन अगर सबसे अधिक किसी ने किया तो वो अंग्रेजों ने किया। किस तरह से किया वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि भारत के अंदर अंग्रेजों के बाद के अंदर पर्यावरण के बारे में क्या किया गया। भारत के अंदर भी आजादी के बाद में कई सारे कानून बने हैं जिसके ऊपर हम इसी स्लाइड के अंदर और आगे के स्लाइड में चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्यतः जो योजना बनाई गई थी हम जिस पे चर्चा करना चाहेंगे वो थी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले 1951 में शुरू की गई थी जो 5 साल के लिए थी, 1951 से लेकर 1956 तक, और इस तरह से 11 पंचवर्षीय योजनाएं आई और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2007 से लेकर 2012 तक रही। इन पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे अधिक काम पर्यावरण पे किया गया। ये योजनाएं मुख्यतः पर्यावरण के लिए नहीं थी, ये योजनाएं मुख्यतः देश के विकास के लिए थी, लेकिन पर्यावरण के बारे में भी इनके अंदर बहुत सी योजनाएं मौजूद थी जिनसे पर्यावरण को लाभ हुआ। ये योजना जो थी धीरे धीरे आई तो काफी सोचने का समय मिला और इसके अंदर वनों के नियंत्रण के लिए प्रयास किए गए। इसके अंदर जो है धीरे धीरे सेंचुरी बनने का बात आई और संरक्षित क्षेत्र संरक्षित वन बनाने की बात आई। बजट में वृद्धि की गई, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया, कई तरह के प्रदूषण जो थे उन समस्याओं से निपटने के लिए प्रयास किए गए। इसी की तरह से इसके अंदर लोगों को जागरूक करने की बात भी आई, तो लोगों को जागरूक करने के आए प्रयास। प्रोजेक्ट टाइगर आए, प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा बहुत से अन्य जीव थे उनके नियंत्रण की बात उठी। इसी के साथ ही अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत जो अधिकार थे उनको भी लागू किए गए। पंचवर्षीय योजना के अंदर भूमि, मिट्टी, जल, वन, वन्य जीव इन सब के लिए प्रयास किया गया। जो गरीबी के कारण वनों का कटाव हो रहा था उसके ऊपर भी देखा गया कि गरीबी के कारण लोगों को चूल्हा जलाने के लिए वन के अलावा कोई दूसरा साधन ही उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए प्रारंभ के अंदर केरोसिन की व्यवस्था की गई और बाद में आगे चलकर गैस की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया कि हर घर के अंदर ईंधन का कोई एक दूसरा वैकल्पिक साधन उपलब्ध हो। इन्हीं सब बातों के प्रभाव से ये हुआ कि भारत के अंदर पर्यावरण की स्थिति के अंदर धीरे धीरे करके एक मजबूत प्रयास होते रहे और उन्हीं से हम कह सकते हैं कि एक स्थिति ऐसी निकल के आई जो आज मौजूद है, लगभग इसी तरह की स्थिति। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में भी ये कार्य लगातार प्रारंभ है और पर्यावरण की स्थिति के अंदर सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रिटिश राज के अंदर एक तरफ जहां औद्योगिक विकास हुआ तो दूसरी तरफ प्रकृति का भरपूर दोहन किया गया। सर्वाधिक अगर प्रकृति का दोहन हुआ तो वह ब्रिटिश राज में ही हुआ था। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, और इस नीति के कारण उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और बहुत सी लूटपाट की और अपने लिए अधिकार जो थे वो रिजर्व रख लेते थे। युद्ध जब होते थे तो पर्यावरण का नुकसान होता था। इसी के साथ साथ
अगर वह किसी को दबाव पाते थे तो वहां से भी प्रकृति का शोषण शुरू कर देते थे। कहीं से वनों की मांग कर लेते, कहीं से खेती की उपज की मांग कर लेते और कहीं से किसी दूसरे रूप में प्रकृति का विनाश जो थे वो करने का साधन निकाल लेते। अंग्रेजों के प्रारंभिक दिन तो अत्यधिक लूटपाट के थे। लूटपाट तो अंग्रेजों ने अंत तक करी, लेकिन प्रारंभिक दिन जो थे वो अत्यधिक लूटपाट थे और उस लूटपाट में केवल धन ही नहीं लूटा गया, प्रकृति का भी भरपूर शोषण किया गया। वन और प्राकृतिक संसाधन जितने भी थे उन सब का भरपूर दोहन और शोषण किया गया। अंग्रेजों की नीति थी साम्राज्यवाद की नीति और उसको लागू करने के बाद भी अंग्रेजों ने पर्यावरण को भी लूटने का एक माध्यम बना दिया। अंग्रेज अपनी सीमाओं का विस्तार करते गए और सीमाओं का विस्तार करने में क्या होता था कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जंगल होता था, तो बस उन्होंने सबसे पहले जंगलों को काटा और बीच में रास्ते निकालने शुरू किए। बीच के रास्ते जब उन्होंने निकाले, फिर उन्होंने सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के रास्ते तैयार किए, तो इसलिए जगह जगह वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। इसके अलावा व्यापार के लिए भी अंग्रेजों ने वनों का विनाश करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने सबसे पहले 1806 के अंदर जंगलों के ऊपर नियंत्रण करना शुरू किया। कहां से किया? मलाबार। मलाबार के अंदर जो सागौन के वन उगे हुए थे, सबसे पहले अंग्रेजों की नजर उसके ऊपर गई। अंग्रेजों ने देखा कि जो समुद्र के जहाज होते हैं उनके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है और ये जो मलाबार के सागौन के वन हैं, ये जहाज के लिए लकड़ी की मांग पूरी कर सकते हैं। अब तक जो लकड़ी थी वह दूसरे हिस्सों से आती थी, जैसे फ्रांस से आती थी, जैसे वो अफ्रीका से कहीं से आती थी या इंग्लैंड के अंदर भी कुछ जगह थी वहां से आती थी। लेकिन अब उन्हें मलाबार के सागौन के वन मिल गए। उन्होंने यहां से भरपूर सागौन के वनों को काटा और तो और जब 1815 के अंदर एक बार जरूरतें कम हो गई, तब भी उन्होंने लगातार सागौन के वनों का काटना जारी रखा और इतने वन काट दिए कि नावें बनाने के बाद, पानी के जहाज बनाने के बाद भी बहुत सी लकड़ी पड़ी रही, जो कहते हैं कि वर्षों तक पड़ी रही, किसी काम नहीं आई, लेकिन फिर भी वनों को काट दिया गया। उसके बाद 1860 में अगर हम देखें स्थिति, तो तब तक अंग्रेज दुनिया के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आ गए थे और पूरी दुनिया के ऊपर उनका राज चलने लग गया था, दुनिया के अधिकतर देशों के अंदर। और उनका व्यापार का संबंध जो था दुनिया के कई देशों के साथ हो गया और व्यापार के संबंध के लिए उनको अधिक नावों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने सागौन के वनों को और ज्यादा काटा। न सिर्फ नावों के लिए बल्कि अन्य रूप में भी उन्होंने प्रकृति का भरपूर दोहन किया। कैसे? आज समझते हैं। 1853 में रेलवे का काम शुरू हो गया। तो रेलवे का काम भारत में शुरू हुआ, तो रेलवे के अंदर स्लीपर लगते हैं जो आपने देखे होंगे। अभी कुछ वर्षों पहले तक दो रेल की पटरियों के बीच के स्लीपर लकड़ी के हुआ करते थे। अभी इन दिनों में आपको सीमेंट के मिलेंगे, वो अलग बात है, लेकिन पुराने रेलवे के सभी स्लीपर लकड़ी के हुआ करते थे और अब भी कहीं आपको दिख ही जाएंगे। तो उन स्लीपर के लिए उन्हें लकड़ी की जरूरत थी और उन्होंने क्या किया? लकड़ी काटना शुरू किया। भारत के अंदर जो वन थे उन्हें काटना शुरू किया। उत्तराखंड में उन्हें जो लकड़ी मिली वो उन्हें स्लीपर बनाने के लिए सर्वोत्तम लगी और ये लकड़ी की यहां से कटाई शुरू होती है। भारत के अंदर जैसे जैसे रेलवे बिछती गई, लकड़ी काटते गए। अंग्रेजों को खुद को अपने देश के अंदर भी अगर स्लीपर के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती तो वह भी भारत के वनों से काटने लगे। इस तरह से लकड़ी की अत्यधिक कटाई चालू होगी और यहां भी ऐसी स्थिति, जरूरत से भी ज्यादा काट लिया जाता था। कहते हैं कि अगर कई सालों तक रेलवे से अगर स्लीपर की मांग नहीं आती तब भी वनों की कटाई का काम बदस्तूर जारी रहता था। इससे अत्यधिक वनों की कटाई हुई। वनों के ऊपर अपना एकाधिकार करने के लिए किस तरह से कि सब वनों के राज्य का ही अधिकार रहेगा, जनता का अधिकार नहीं रहेगा। जनता को अगर वन से कुछ भी चाहिए तो जनता राज्य से पूछेगी, लेकिन राज्य को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब देश से है और देश से मतलब है अंग्रेजों की सत्ता। अंग्रेजों ने राज्य अपने वनों के ऊपर एकाधिकार के लिए जंगल अधिनियम 1865 पारित किया,
जंगल अधिनियम 1865 पारित करके जितने भी जंगल थे उनके ऊपर एकाधिकार ले लिया। अब अंग्रेज जो थे वह कानूनी रूप से जंगलों को काटने लगे और जंगलों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने लगे। जंगलों के ऊपर नियंत्रण तो उन्होंने 1806 से ही धीरे-धीरे शुरू कर दिया था, लेकिन 1865 आते-आते कानूनी रूप देकर और अधिकृत रूप से उन्होंने जंगलों की कटाई शुरू कर दी। लेकिन इसके ऊपर कुछ आपत्तियां भी आई, खासकर इंग्लैंड में खुद से ही आपत्ति आई कि इस तरह से वनों का विनाश करते रहे तो आने वाले समय में क्या होगा। तो इस बात को देखते हुए 19 अक्टूबर 1894 को अंग्रेजों ने प्रथम जंगल नीति की घोषणा की। प्रथम जंगल नीति या प्रथम वन नीति की घोषणा की। इस नीति को कार्यान्वयन करने के लिए ही आगे चलकर 1927 में वन अधिनियम भी बनाए गए। लेकिन यह वास्तव के अंदर वनों की स्थिति को नियंत्रण करने के तुलना के अंदर अंग्रेजों की शक्ति को बढ़ा रहा था जंगल काटने की। इसके बाद अंग्रेजों ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई सारे कानून बनाए जिनकी सूची हम पहले देख चुके हैं। ये कानून बने हुए थे, लेकिन तभी तक ये काम करते थे जब तक अंग्रेजों का खुद का स्वार्थ आड़े नहीं आए। जब खुद का स्वार्थ आड़े आता तो उस समय कानूनों को इस तरह से व्याख्या कर दी जाती कि जंगल काटना अंग्रेजों के लिए वैधानिक हो जाए। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण की स्थिति अगर कहीं बिगड़ती है तो उसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। आज भी ये प्रावधान लागू होते हैं। ये प्रावधान जो थे मुख्यतः अंग्रेजों के समय ही बने थे, लेकिन आज भी ये प्रावधान लागू है और उसके बाद में भी ये प्रावधान बनाए गए थे जो लागू है। तो हम देखते हैं कि पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए एक बड़ा हथियार हमारे सामने आता है उपताप के मामले, न्यूसेंस के मामले। न्यूसेंस एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पर्यावरण के ऊपर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और कहीं भी कोई भी हस्तक्षेप होता है तो उसको रोका जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए आपराधिक विधि के अंदर न्यूसेंस से निपटने के उपचार भी दिए हुए हैं। न्यूसेंस दो तरह का होता है, लोक उपताप और निजी उपताप। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक उपताप यानी कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। पब्लिक न्यूसेंस एक अपराध है और ये एक ऐसी बाधा है या ऐसा हस्तक्षेप है जो सामान्य जनता के अधिकार के साथ किया गया रहता है, इसीलिए ये अपराध के रूप में दंडनीय होता है। भारतीय दंड संहिता में धारा 268 में लोक उपताप यानी कि पब्लिक न्यूसेंस की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है कि वह व्यक्ति न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे लोप का दोषी है जिससे लोक यानी कि जनता को या जनसाधारण को या आसपास रहते हैं या आसपास संपत्ति का उपभोग करते हैं या अधिभोग करते हैं, उन्हें कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो, जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपभोग में या उपयोग में लाने का मौका पड़े, कोई क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी है। कोई लोक न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य भी नहीं है कि इससे कुछ सुविधा या भलाई होती है। अब इस परिभाषा को समझते हैं। न्यूसेंस का दोषी कौन है? जो कोई भी कार्य या लोप करता है। कार्य तो आप समझते हैं, लोप का अर्थ है कि जिसे करना उसका कर्तव्य था लेकिन नहीं किया, वह भी लोप हो सकता है। और ऐसा कार्य या लोप से किसी जनता को या आसपास रहने वाले व्यक्तियों को या आसपास संपत्ति का अधिभोग करने वाले व्यक्तियों को नुकसान हो। यहां आसपास संपत्ति का अधिभोग करने वाले से क्या मतलब है कि किसी की दुकान हो और वह उस समय आता और वहां कोई न्यूसेंस फैलाए, तो हम कह सकते हैं आसपास संपत्ति का अधिभोग करने आ रहा है। इसी तरह से कोई व्यक्ति अपना खेती के लिए आता है या और किसी काम के लिए किसी स्थान पर आता है और वहां पर अगर न्यूसेंस किसी रूप में हो रहा है तो वह इस अधिकार का उपयोग कर सकता है। अब जनसाधारण को या जनसाधारण के आसपास अधिभोग रखने वाले को क्या नुकसान पहुंचाता है? कोई भी सामान्य क्षति न्यूसेंस के कारण या कोई भी संकट या कोई भी क्षोभ कारित करता है जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें उस लोक अधिकार को उपयोग में लाने को मौका पड़े या जिनका अधिकार है, उन्हें
क्षति, बाधा या संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो, यानी होगा ही होगा, तो वह लोक उपताप यानी कि लोक न्यूसेंस है। और इस न्यूसेंस से कोई भी व्यक्ति इस आधार पर माफी नहीं ले सकता कि साहब दूसरों को कुछ सुविधा भी तो होती है। जैसे बात करते हैं कहीं असमय घंटी बजाना। कोई मंदिर हो सकता है, कोई धार्मिक स्थान हो सकता है, जहां पर असमय घंटी बजे या असमय बहुत अधिक आवाजें आए लाउड स्पीकर से, तो वह एक न्यूसेंस का रूप हो सकता है। वहां कोई ये नहीं ले सकता कि साहब इससे कुछ सुविधा या भलाई भी होती है। इसी तरह से पास में कोई मशीन लगी हुई है जिसके अंदर औद्योगिक कार्य चल रहा है, या आटा चक्की ही है, या कोई फैक्ट्री लगी हुई है, भले ही उस आटा चक्की का लाभ मोहल्ले के सभी लोग उठाते हो, भले ही उस उद्योग का लाभ आसपास के लोग उठाते हो, वहां अगर उद्योग से ध्वनि होती है, कोई किसी तरह की आसपास रहने वाले के लोगों को समस्या होती है, तो वह उपताप के अंतर्गत उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से कोई आसपास खदान हो जिसमें गांव के लोग ही भले काम करते हो, और उस खदान में मिट्टी उड़ती है या कंपन उठता है, किसी तरह का कंपन होता है और समस्या आती है, तो ये लोक उपताप है। भले ही उस खदान के अंदर काम करने वाले गांव के आसपास के निवासी ही हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 290 के अंदर लिखा गया है कि जो कोई ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय है, वह जुर्माने से जो 200 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। यानी न्यूसेंस के लिए 200 रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था है। ये जुर्माना काफी कम लगता है, लेकिन जब दंड की बात आती है तो ऐसी स्थिति में कई बार ये सांकेतिक दंड भी काफी प्रभावी हो सकते हैं। इसी तरह से न्यूसेंस को नियंत्रित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 से लेकर 144 तक लोक न्यूसेंस को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, और इन प्रावधानों का उपयोग करते हुए एक मजिस्ट्रेट जो है वह प्रभावी रूप से लोक न्यूसेंस को दूर कर सकता है। मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे विधि अनुसार उस तरह का आदेश जारी कर सकता है, और उस आदेश का अगर कोई उल्लंघन करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत उसे 1 मास का कारावास या 200 रुपए जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। और यदि 188 के अंतर्गत जो आदेश दिया जाता है उसकी अवज्ञा हो, जिससे जीवन को, स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो या क्षोभ या संकट उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थिति में आदेश का उल्लंघन करने वाले को 6 महीने का कारावास या 100 रुपए जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। न्यूसेंस के लिए आईपीसी और सीआरपीसी के अलावा सीपीसी 1908 में भी व्यवस्था है, और उसकी धारा 91 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि महाधिवक्ता या महाधिवक्ता की लिखित सम्मति से यानी सहमति से 2 या अधिक व्यक्ति घोषणात्मक वाद ला सकते हैं कि उपताप की स्थिति में सुधार किया जाए या उपताप को बंद किया जाए, या कोई और तरह का व्यादेश ले सकते हैं। या व्यादेश से मतलब है हम इंजेक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, अनुतोष किसी भी रूप में ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको आने वाले समय के अंदर मिल जाएगी जब आप सेकेंड ईयर और फाइनल के अंदर आएंगे। यहाँ व्यादेश का मतलब आप समझें कि एक इस तरह का आदेश है जो स्थायी या अस्थायी किसी भी प्रकृति का हो सकता है, जिसके अंतर्गत उपताप की स्थिति पर नियंत्रण किया जाए। अब बात करते हैं प्राइवेट न्यूसेंस की। प्राइवेट न्यूसेंस एक ऐसा न्यूसेंस है जिससे व्यक्ति एक या एक से अधिक व्यक्तियों को ही नुकसान होता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से सबको नुकसान नहीं होता। इस तरह के न्यूसेंस के अंदर जिसको क्षति पहुंची है, जिसको नुकसान हुआ है, वह व्यक्ति न्यायालय में जाके उपचार प्राप्त कर सकता है। इससे किसी की संपत्ति या किसी के नियंत्रण के अधीन किसी चीज के प्रयोग या प्रयोग को प्राधिकृत करना अभिप्रेत है, जिससे संपत्ति के स्वामी या अधिभोग को उसकी संपत्ति को भौतिक रूप से नुकसान करके या उसके स्वास्थ्य, सुविधा या विलासिता में तात्विक रूप से हस्तक्षेप या बाधा करके हानिकर प्रभाव कारित किया जाए। यानी कि किसी कोई व्यक्ति है केवल उसी को भौतिक नुकसान हो रहा है, या कोई व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य में या सुविधा में या विलासिता में सार्वजनिक रूप से तात्विक रूप से हस्तक्षेप या बाधा होती है, तो वह व्यक्ति प्राइवेट न्यूसेंस के अंतर्गत उपचार प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं न्यूसेंस के ऊपर प्रमुख वाद के बारे में। सबसे प्रमुख वाद में पहला नंबर हम लेंगे म्युनिसिपल काउंसिल
रतलाम बनाम वर्धी चंद्र जैन का। रतलाम के अंदर एक म्युनिसिपल काउंसिल था जिसके अंदर जगह-जगह नालियां और नाले बने हुए थे। उन्हीं नालों के किनारे जगह-जगह खुले शौचालय भी बने हुए थे और सार्वजनिक शौचालय भी बने हुए थे। सार्वजनिक शौचालय की कोई सफाई की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्हें बदबू आती थी और खुले के अंदर शौच करने से इस तरह से बदबू आती है, नाले की खुद की बदबू आ रही थी। कई तरह के दूसरे औद्योगिक कारखाने थे जहाँ से बदबू आ रही थी और साफ-सफाई नहीं की जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में वर्ती चंद्र जैन ने म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा नीचे की अदालत से होता हुआ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वर्दी चंद्र जैन की याचिका जो है उचित आधारों पर प्रस्तुत की गई है और म्युनिसिपल काउंसिल को आदेश दिया कि वह उचित नाली की व्यवस्था कराए और पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए, उसमें सुधार के लिए प्रयास करे। तो यह मामला जो था बाद के लिए एक मील का पत्थर है। इसी तरह से एक और वाद है जो न्यूसेंस का है, उसके ऊपर भी चर्चा करना उचित होगा। वो है रामराज सिंह बनाम बाबूलाल का मामला। इस केस में एक ईंटें पीसने की मशीन का कारखाना था, उसके पास ही एक डॉक्टर ने क्लिनिक बना लिया। डॉक्टर ने क्लिनिक बनाया, उसके जब मरीज आते थे तो उसको बड़ा व्यवधान होता था। ईंटें पीसने के कारखाने से मिट्टी उड़ती थी, धूल उड़ती थी और शोर भी आता था। शोर आता था, उसके कारण से मरीज से बात करने में समस्या आती थी और जो धुआं आता था वो चारों तरफ जम जाया करता था। तो कोई भी कुर्सी या टेबल या मरीज के लेटने के बिस्तर होता था तो वहां पर एक मिट्टी की परत आ जाया करती थी, जिसके कारण मरीज के लिए कोई भी साफ स्थान उपलब्ध नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि डॉक्टर को उपचार उपलब्ध था और वह न्यूसेंस के लिए न्यायालय गया। न्यायालय ने माना कि कोई व्यक्ति भले ही बाद में आए हो, भले ही पहले आए, न्यूसेंस के खिलाफ शिकायत करने का उसका समान रूप से अधिकार रहेगा। भारतीय दंड संहिता में पर्यावरण संबंधी प्रावधान। भारतीय दंड संहिता के अंदर भी पर्यावरण संबंधी कई सारे प्रावधान उपलब्ध है जो विभिन्न तरह के कार्य और लोप के नियंत्रित करने के लिए प्रावधान करती है। अध्याय 14 में धारा 268 से लेकर 294 क तक की धाराएं लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले अपराधों का विवेचन करती है। धारा 268 में लोक न्यूसेंस की परिभाषा दी गई है जिसके बारे में हम जान चुके हैं। धारा 290 में लोक न्यूसेंस का दंड दिया गया है। जो कोई ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, जुर्माने से जो 200 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। इसी तरह से धारा 269 से लेकर 271 तक की धाराएं उपेक्षापूर्ण कार्य से अगर किसी के जीवन को संकट उत्पन्न होता है या संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो तो उसे दंडनीय बनाती है। हम कह सकते हैं यहां पर कोरोना का जो संक्रमण अगर कोई जानबूझकर या उपेक्षापूर्ण कार्य से फैलाता है तब भी ये धाराएं काम आ सकती हैं और ऐसे कार्य के लिए 6 माह की सजा या जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। इस तरह से प्रदूषण नियंत्रण में भी यह धारा उपयोगी है और अगर जानबूझकर संकटपूर्ण तरीके से रोग या संक्रमण फैलाता है तब भी यह धारा उपयोगी है। धारा 272 से 276 तक की धाराएं जो है वो खाद्य, पेय और औषधियों के अपमिश्रण से सरोकार रखती है। धारा 277 जल प्रदूषण के निवारण का उपबंध करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को जानबूझकर इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए मामूली तौर पर उपयोग में आता हो, यानी कि पीने का पानी है तो मामूली तौर पर पीने के उपयोग में आ रहा हो, उसको कम उपयोगी करेगा, किसी भी रूप में कम उपयोगी करेगा, यानी जल स्रोत के उपयोग में कमी करेगा, तो वह 3 मास तक के कारावास से या 1000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी तरह से धारा 278 वायु प्रदूषण के निवारण का उपबंध करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी स्थान के वायुमंडल को स्वेच्छया इस प्रकार दूषित करेगा कि वह जन साधारण के स्वास्थ्य के लिए जो आसपास में निवास या कारोबार करते हो या लोक मार्ग में आते जाते हो अपायकर बन जाए, ऐसा कार्य करेगा तो वह 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित हो सकेगा। धारा 284 से 286 का उपयोग विषैले, ज्वलनशील
और विस्फोटक पदार्थों के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण का निवारण करने में किया जाता है। अगर किसी भी तरह से अगर कोई विषैले, ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों में लापरवाही बरतता है और जिससे पर्यावरण को क्षति हो, तो इन धाराओं का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से धारा 426, 430, 431 और 432 जो कि रिष्टि से संबंधित है, मिसचीफ से संबंधित है। रिष्टि के द्वारा अगर कोई कार्य या लोप को नियंत्रित करता है, तो भी ये धारा महत्वपूर्ण है और प्रदूषण नियंत्रण में भी उपयोगी है। रिष्टि क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। रिष्टि से यह तात्पर्य है किसी भी संपत्ति का मूल्य या उपयोगिता या तो नष्ट करना या कमी करना। संपत्ति के ऊपर बात करते हैं। साधारण अगर उदाहरण देखें, किसी की कार है, उसमें जानबूझकर एक स्क्रैच लगा देना, चाबी ली और रगड़ दिया, वो एक धारी बनते ही कार का उपयोग या मूल्य कम हो जाएगा। इस स्क्रैच लगी हुई कार की वैल्यू कम हो जाती है। किसी की कॉपी फाड़ देना, किसी की संपत्ति नष्ट कर देना, एक शाही लेके किसी की संपत्ति के ऊपर डाल देना, कपड़ों के ऊपर डाल देना, कपड़ों का मूल्य उपयोगिता कम हो गया, ये रिष्टि है। ये तो है साधारण उदाहरण। अब हम बड़े उदाहरण भी देख सकते हैं। बड़े उदाहरण, किसी की संपत्ति, किसी का कोई जानवर है, उसको नष्ट कर देना, मार देना, ये भी रिष्टि है। इसी के साथ किसी का उपवन लगा हुआ है, कोई बगीचा लगा हुआ है, कोई पेड़ लगे हुए, उनको काट देना, ये भी रिष्टि हो सकता है। इसी तरह से किसी का जंगल है, उसमें आग लगा देना, पेड़ों में आग लगा देना, संपत्ति में आग लगा देना, ये सारे रिष्टि के कई सारे रूप हो सकते हैं और रिष्टि भी प्रदूषण में एक रूप है और प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी ये धारा उपयोगी हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण की अन्य विधियों के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 से 144 का हम जिक्र कर चुके हैं। यह लोक न्यूसेंस में एक प्रभावी उपचार देती है और मजिस्ट्रेट के पास लोक न्यूसेंस को दूर करने की इनमें शक्ति दी गई है। कुछ प्रमुख मामले देखते हैं। गोविंद सिंह बनाम शांति स्वरूप का केस था। उसके अंदर मजिस्ट्रेट ने धारा 133 के अंतर्गत एक बेकरी थी जहां नान खताई बनने का काम होता था, उसे आदेश दिया कि 10 दिन के अंदर भट्टी और चिमनी का विध्वंस कर दे, क्योंकि उसकी भट्टी और चिमनी से जो गर्मी निकल रही थी और जो आवाज निकल रही थी वो पड़ोसी को बहुत परेशान कर रही थी। इसी तरह से पीसी चेरियन बनाम केरल राज्य के केस में धारा 133 के अंतर्गत यह आदेश दिया गया कि दो रबड़ के उद्योग जहां पर रबड़ के अंदर कार्बन मिलाकर कोई पदार्थ बनाया जा रहा था, लेकिन कार्बन का रंग काला होता है जिससे बहुत अधिक धुआं हो रहा था और आसपास के निवासियों का रहना दूभर हो रहा था। तो 133 में आदेश दिया गया कि कार्बन से प्रदूषण होता है तो काले कार्बन का प्रयोग रोका जाए। इसी तरह से टाटा टी लिमिटेड बनाम केरल राज्य के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों को नाला थन्नी नदी में मिलाने से रोका गया। अजीत मेहता बनाम राजस्थान राज्य के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में चारे की लदाई, उतराई और भंडारण को 15 दिन में बंद करने का फरमान सुनाया गया। आप देखते हैं जगह जगह टाल बनी होती है, टाल में जो चारा होता है उससे आसपास के निवासियों को सांस में बड़ी तकलीफ होती है, तो उसके लिए धारा 133 में आदेश पाया जा सकता है। AR अंतुले बनाम RS नायक के मामले में कहा गया कि धारा 133 के अंतर्गत जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी आदेश दिए जा सकते हैं। इसी तरह से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 91 के अंतर्गत महाधिवक्ता या महाधिवक्ता की लिखित सहमति से दो या अधिक व्यक्ति घोषणात्मक वाद या किसी अन्य व्यादेश के अनुतोष के लिए वाद दायर कर सकते हैं। अन्य कई कानून भी बने हुए हैं जिनमें है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जिसके बारे में विस्तृत व्याख्या हम आगे की वीडियो में करेंगे। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, इसके बारे में भी विस्तृत व्याख्या आने वाले समय में करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके बारे में भी विस्तृत व्याख्या आने वाले समय में करेंगे। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इनके बारे में भी आने वाले वीडियो में हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। इस तरह के अनेकों कानून विद्यमान हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में भारत के संविधान में भी कई सारे प्रावधान उपलब्ध है। अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि
पर्यावरण के अंतर्गत जो भी मूल अधिकार बनते हैं, उनके लिए हम रिट अधिकारिता का उपयोग कर सकते हैं और सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी करके, 5 तरह के प्रकृति के निर्देश जारी करके उपचार उपलब्ध करवा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण। इसी तरह से संविधान के अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत कई सारे विषय हैं जो पर्यावरण संबंधी है, और उन विषयों के ऊपर केंद्र को, राज्य को या केंद्र राज्य दोनों को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं कि वह पर्यावरण की दिशा में कार्य करें। अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विवादों को माध्यस्थम द्वारा निपटाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 51 क के उपखंड 6 के तहत भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, की रक्षा करे, संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत राज्य अंतरराष्ट्रीय संधियों या अभिसमयों को लागू करने की अधिकारिता रखता है। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 हुआ था, तो उसके जो प्रावधान थे उनको लागू करने के लिए भारत ने कई सारे प्रयास किए। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य पर्यावरण संरक्षण में मनमानी नहीं कर सकता। मनमानी के विरुद्ध एक बड़ा बचाव है अनुच्छेद 14। इसी तरह से अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कई अधिकार देता है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, यह भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत सभी नागरिकों को कोई वृत्ति यानी कि कोई काम, उपजीविका, व्यापार या कारोबार का अधिकार देता है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर यह अधिकार नहीं देता। इसी तरह से रिट अधिकारिता और प्रदूषण निवारण के भी उपबंध किए गए हैं भारत के संविधान के अंतर्गत। और भारत के संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत कई सारे न्यायिक निर्णय दिए गए हैं, वह भी समान रूप से उपयोगी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान के अधिकतर प्रावधान जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है या रिट अधिकारिता से संबंधित है, जिसके बारे में आगे के वीडियो के अंदर आपको विस्तार से व्याख्या मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में। पर्यावरण संरक्षण के अंदर सबसे बड़ी बाधा है मानवीय हस्तक्षेप। मानव का हस्तक्षेप ही सबसे ज्यादा है। पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं से पहुंचता है तो वो मानव से ही पहुंचता है, और मानव के हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण का अवनयन होता जा रहा है। जहां एक तरफ मानव को इसमें सुधार करना चाहिए, वहीं इसमें अवनयन बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसमें गिरावट आती जा रही है उसकी स्थिति के अंदर। शहरों के अंदर तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जैसे ठोस कूड़ा करकट, भीड़ भाड़, शहरीकरण। इन सब से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। इसके अलावा शिक्षा और जागरूकता में कमी है। लोग पर्यावरण का महत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं, और उसके कारण से वो जाने और अनजाने कितना पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं या कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी खुद को ही जानकारी नहीं होती। अगर शिक्षा और जागरूकता हो तो इसमें कमी आ जाए। जैसे हरे पेड़ों को काटना, आवश्यकता नहीं है फिर भी कई लोग हरे पेड़ों को काट देते हैं। चूल्हा जलाने के लिए आज भी लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि दूसरे साधन उपलब्ध है। केवल शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, और इसके कारण प्रदूषण की समस्या में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है और वन क्षेत्रों में कमी होती जा रही है। आज औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा है और यातायात के साधनों की भी बढ़ोतरी बहुत ही गति के साथ हो रही है। इससे क्या होता है, औद्योगिकरण से कई तरह का धुआं निकलता है, कई तरह के प्रदूषण फैलते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण। यह प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो उद्योग जहां स्थापित होता है वहां भी वनों को कटाई के बाद ही उद्योग स्थापित होता है, तो इस तरह से भी उद्योग नुकसान पहुंचाता है। यातायात के जो साधन आ रहे हैं, यातायात के साधन बढ़ेंगे तो लोगों का आवागमन बढ़ेगा, आवागमन बढ़ेगा तो लोगों को सड़कों की अधिक आवश्यकता होगी, सड़कों को चौड़ा करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ यातायात के साधनों से जो धुआं निकलता है, इन सब से किसी न किसी रूप में पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है।
अब देखते हैं सामाजिक समस्याओं के नियंत्रण के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वहां क्या होता है। भारत के अंदर तो देखा जाता है जब-जब सामाजिक समस्याओं का कोई प्रयास के लिए आगे बढ़ता है तो उसका राजनीतिकरण कर दिया जाता है। जब भी कोई संगठन पर्यावरण के लिए मांग करता है तो लोग सीधा ही पूछते हैं, क्या राजनीति है आपकी? इससे क्या राजनीतिक लाभ होगा? यानी हर किसी सामाजिक समस्या को राजनीतिक तराजू में तोला जाने लगा है। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों की सोच में भी भिन्नता है और उस भिन्नता का प्रभाव क्या होता है कि हर व्यक्ति को अलग तरीके से पर्यावरण नियंत्रण का चेष्टा होती है। दूसरा ये होता है कि कोई दूसरा श्रेय ना ले ले, क्रेडिट ना ले ले। इसलिए दूसरा अगर कोई पर्यावरण नियंत्रण के बारे में कार्य करेगा तो उसका विरोध करना है और स्वयं जो करेंगे वही जो है सर्वोच्च लगता है उन्हें। तो उसके कारण से भी देखते हैं कि पर्यावरण संबंधी चिंताएं दूर नहीं हो पा रही। स्पष्ट पर्यावरण नीति का अभाव है या शब्द कह सकते हैं नीति उपलब्ध है, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं कोई कमी नजर आती है, तो ऐसा भी देखने को आता है। नीतियों में सरकारों के बदलने के साथ-साथ भी परिवर्तन देखा जाता है। समय के साथ बदलाव आ जाता है। जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ खेती की जमीन से लेकर हर वस्तु की आवश्यकता बढ़ेगी। हर वस्तु का अगर जरूरतें बढ़ेगी तो प्रकृति का दोहन बढ़ता है। तो लोगों को प्रकृति का दोहन बढ़ने के कारण एक स्थिति बन चुकी है कि अपने आप ही कहीं न कहीं किसी रूप में पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ रही है। आपके सामने लेके आया हूं मैं भरत कुमार जाजड़ा और आगे भी समय-समय पर इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे इसका भाग 2 और इसी के साथ ही भाग 2 समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।